नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पूरे दिन देश और दुनिया से जो बड़ी घटनाएं घटी, चाहे वो राजनीति की हो, नीतियों की हो, अर्थव्यवस्था की या फिर आम जनजीवन से जुड़ी, सड़क से संसद और भारत से लेकर दुनिया तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। राधाकृष्णन ने 452 वोट पाकर विपक्षी बी सुदर्शन रेड्डी को हराया, जिन्हें 300 वोट मिले। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सीपी राधाकृष्णन जी को 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई। उनका जीवन हमेशा समाज सेवा और गरीबों व कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट राष्ट्रपति होंगे और हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने के साथ साथ संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। बाद में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपने सख्त रुख में नरमी दिखाते हुए बड़ा यू टर्न लिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अवरोधों को लेकर बातचीत जारी है। मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए ये बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त होगी। तो वहीं पीएम मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार है। दोनों देश व्यापार वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैदराबाद स्थित पीवी नरसिम्हा राव स्मृति संस्थान ने बताया कि पुरस्कार पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पत्नी गुरशरण कौर को प्रदान किया गया। ये सम्मान पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस के विशिष्ट फेलो मोन्टेक सिंह आलूवालिया द्वारा दिया गया। संसद की एक समिति ने फर्जी खबरों को सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि इस चुनौती से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया जाए, जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। कांग्रेस ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या अमेरिका वास्तव में भारत का स्वाभाविक साझेदार है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पीएम मोदी को लेकर किए गए पोस्ट का पीएम मोदी ने जवाब दिया है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बताया है, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई की शाम व्यापार के लाभ का इस्तेमाल करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने की बात कई बार कही। कांग्रेस का तर्क है कि अगर अब वास्तव में अमेरिका भारत का स्वाभाविक साझेदार होता तो क्या उन्हें इस तरह बार बार मध्यस्थता की घोषणा करनी पड़ती। उनका कहना है कि पीएम मोदी के इस बयान पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और सिर्फ प्रचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को कहा कि भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को विपक्षी दलों द्वारा दिए गए नोटिस स्वीकार करने चाहिए, न कि उन पर रोक लगानी चाहिए। ओब्रायन ने एक लंबे ब्लॉग पोस्ट में कहा कि राधाकृष्णन, जिन्हें मंगलवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा विधेयक अध्ययन के लिए संसदीय समितियों को भेजे जाए। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर सदस्यों का निलंबन नहीं होना चाहिए। नेपाल में अशांति के हालात को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने पड़ोसी देश में फंसे तेलुगु भाषी नागरिकों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन में आपातकालीन प्रकोष्ठ बनाया है। आंध्र भवन के आयुक्त अर्जा श्रीकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और आंध्र भवन के अधिकारियों को हर संभव सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से 9 सितंबर को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि नेपाल में बढ़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को स्थिति स्थिर होने तक वहां की यात्रा टालने की सलाह दी जाती है। अभी नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थानों में ही आश्रय लें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें। उन्हें नेपाल के अधिकारियों के साथ साथ काठमांडू में भारतीय दूतावास के स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी जाती है। नेपाल में इस समय हालात बदतर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं नेपाल के 18 जिलों की जेल से करीब 6000 कैदी फरार हो गए हैं। इस बीच खबर मिली है कि नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों ने भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ
करने की कोशिश की है। हालांकि ये घुसपैठिए अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा है और उनसे बात की है। तो वहीं इन कैदियों का कहना है कि नेपाल के हालात बेहद खराब है और वहां लोग मार डाले जाते हैं। इन कैदियों का कहना है कि वे भारतीय जेल में रहेंगे लेकिन नेपाल वापस नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और उनकी पत्नी चारू सिंह ने अपनी वार्षिक संपत्ति घोषणा में क्रिप्टो करेंसी में किए गए निवेश की जानकारी साझा की है। यह लगातार दूसरी बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने क्रिप्टो में निवेश का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च तक जयंत चौधरी ने लगभग 21 लाख रुपए और चारू सिंह ने लगभग 22 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में निवेश किए हैं। दरअसल पीएम कार्यालय की वेबसाइट पर हर साल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रकाशित होता है। इस साल की जानकारी के अनुसार पिछले साल जून 2024 में जयंत चौधरी और उनकी पत्नी ने पहले भी क्रिप्टो निवेश की घोषणा की थी, जब जयंत ने 17,09,000 रुपए और चारू ने 19 लाख रुपए का निवेश बताया था। तब से उनके निवेश में क्रमशः 19% और 18% की वृद्धि हुई है। पंजाब में बाढ़ ने किसानों की मेहनत और ख्वाबों को डुबो दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को अकेला नहीं छोड़ा। सीएम भगवंत मान ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि हर प्रभावित किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ये सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है। इसी तरह 15 जिलों में 3.87 लाख लोग और 1.84 लोग हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सेना ने लगभग 30 हेलीकॉप्टर लगाए हैं, जबकि बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर रही हैं। बीते 2 से 3 दिन में बारिश न होने की वजह से पानी का स्तर कम हो रहा है। हालांकि अभी भी लोगों के लिए मुश्किलें और आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं हुई है, क्योंकि पानी सूखने के बाद महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। भारी बारिश और भयंकर जलभराव के बाद देश की राजधानी के हालात एक बार फिर से सामान्य हो रहे हैं। यमुना के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है, तो वहीं अगले 5 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस एक बार फिर से लोगों को बेहाल करने वाली है। दिल्ली में 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। 10 सितंबर से लेकर 15 तारीख तक दिल्ली पूरी तरह से सूखी रहेगी। इस दौरान सिर्फ धूप रहेगी और बादल आते जाते रहेंगे। 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में पीड़ितों ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में पूर्व बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। निसार अहमद सैयद बिलाल की ओर से दायर अपील पर जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीत सिंह भोसले की खंडपीठ 15 सितंबर को सुनवाई कर सकती है। स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि विस्फोट वाली मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी। अदालत ने माना कि साध्वी प्रज्ञा विस्फोट से 2 साल पहले ही संन्यास ले चुकी थी और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी के साथ सह आरोपी कर्नल पुरोहित के घर से आरडीएक्स मिलने के दावे को भी अदालत ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि वो 2024 के आम चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोपों पर स्पष्टीकरण दे। ये आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई गई थी। अदालत ने यह भी माना कि इस रूप में दायर याचिका अस्पष्ट है और इससे पर्याप्त तथ्य व विवरण नहीं दिए गए हैं, इसलिए आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा करना होगा। साथ ही अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि उसने इस मामले के मेरिट्स पर कोई राय नहीं दी है और चुनाव आयोग ने इन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पाकिस्तान को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट शैडोज ऑफ कंट्रोल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की निगरानी और ऑनलाइन सेंसरशिप प्रणाली को चीन, यूरोप, अमेरिका और यूएई की तकनीकी कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारी कथित तौर पर निजी विदेशी कंपनियों से प्राप्त व्यापक निगरानी उपकरणों के जरिए 40 लाख से ज्यादा नागरिकों की निगरानी कर रहे हैं। शैडोज ऑफ कंट्रोल शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारी देश के नागरिकों, जिनमें आम नागरिक, पत्रकार और प्रमुख राजनेता भी शामिल है, उन पर गैर कानूनी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिश ने अपने लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मजबूती का प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले 3 साल तक 6% से ऊपर की ग्रोथ रेट बनाए रखेगा। मार्च 2026 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए फिश ने अपना अनुमान पहले के
6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार 10 सितंबर को मजबूत शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 368 अंक ऊपर 81,469.34 पर और निफ्टी 50 करीब 108 अंक बढ़कर 24,977 पर कारोबार कर रहा था। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेत और इंडिया यूएस ट्रेड डील की उम्मीदों ने बाजार को सपोर्ट किया है। अडानी ग्रुप के लगभग सभी बड़े शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस 2,342.30 रुपए पर 1.33% ऊपर है। अडानी ग्रीन एनर्जी 3.01% की छलांग लगाकर 972.15 रुपए पर है। इसी के साथ अडानी टोटल गैस 1.09% ऊपर 601.10 रुपए पर है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक बड़ा रिमाइंडर जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। इस तारीख को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार ने पहले ही इस साल आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी थी, ताकि करदाताओं को अपने टैक्स संबंधी काम पूरे करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ईडी ने बुधवार को दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु और कर्नाटक में छापेमारी की। कार्रवाई हरियाणा स्थित एक बिजली क्षेत्र की कंपनी और उसके प्रवर्तकों की ओर से कथित तौर पर 346 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई। जांच गुरुग्राम स्थित हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके निदेशकों अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई के अलावा कुछ अन्य के खिलाफ चल रही है। एचपीसीएल परिसमापन के दौर से गुजर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। आफ्ताब मुंबई का रहने वाला है और उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने देश के कई राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में अब तक 6 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे हैं और कई संदिग्ध दस्तावेजों और सामग्री बरामद की है। बिहार की राजधानी पटना में एक युवक फर्जी आईपीएस बनकर लोगों से ठगी करता था। फुलवारी शरीफ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान असरार अहमद के रूप में हुई है। आरोपी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। आरोपी लोगों को कहता था कि वो एडीजी रैंक का अधिकारी है और फिर उनसे ठगी करता था। रियलिटी शो बिग बॉस 19 में हुए नॉमिनेशन टास्क ने घर में बवाल मचा दिया है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 4 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं। इन कंटेस्टेंट्स में मृदुल तिवारी, नतालिया जानो सजेक, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर का नाम शामिल है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया टाइमिंग टास्क से जुड़ी थी, जिसमें जोड़ियों को 19 मिनट का सही अंदाजा लगाना था। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।